हर ग्रैंड टेस्ट के बाद एक ही थाउट आता है, इतना पढ़ने के बाद भी स्कोर इम्प्रूव ही नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप एक अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा होता है। ऑलमोस्ट हर नीट पीजी एस्पिरेंट्स का एक टाइम ऐसा आता है जब जीटी का स्कोर प्लेट्यू हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये नॉलेज की कमी से नहीं होता है। कुछ स्ट्रेटजी होती है जो रैंकर्स यूज करते हैं और कुछ मिस्टेक्स होते हैं जिसे रैंकर फिक्स करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जिसे आपको फिक्स करने चाहिए, जिसके कारण कि आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा और जीटी में आप बेटर स्कोर करने लगोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं डॉक्टर मंटू, जनरल सर्जरी JR एट BHU। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने पिछले जीटी में कितने मिस्टेक्स किए थे? आपको पता है? नहीं पता होगा। अगर आपको पता होता कि आपने कितने मिस्टेक्स किए हैं पिछले जीटी में, तो आपका इम्प्रूवमेंट का चांस ज़्यादा होता। जब तक आप अपने मिस्टेक्स को फिक्स नहीं करेंगे तब तक आपका रैंक इम्प्रूव नहीं होगा, आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा। बहुत सारे लोग होते हैं आज जीटी दिए और बिना एनालाइज किए दूसरे दिन पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है? तो उससे रैंक इम्प्रूव नहीं होने वाला है, चाहे आप जितनी मेहनत कर लो। तो हर जीटी के बाद आपको 10 से 15 मिस्टेक्स लिखने हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुए हैं और कौन से टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा वीक है। तो सारे मिस्टेक्स का लिस्ट बनाना है और उसे फिक्स करना है। जीटी के बाद जब आप एनालिसिस चार्ट देखते हैं तब उसमें आता है कि आपका मेडिसिन सब्जेक्ट वीक है। तब स्टूडेंट सोचने लगता है कि चलो फिर से पूरा मेडिसिन पढ़ूंगा। लेकिन टॉप रैंकर्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि टॉपिक कौन सा वीक है। आप अगर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने लग जाएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान देना होगा कि आपको किस एरिया पे फोकस करना है। जैसे अगर आपका ECG से क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको ECG पढ़ना है, पूरा मेडिसिन पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आपका कार्डियक एरिथमिया से क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपको वो पढ़ना है। अगर एसिड बेस डिसऑर्डर से गलत हुआ है तो आपको वो टॉपिक पढ़ना है और डेली सुबह रिवाइज करना है। ये नहीं कि पूरा मेडिसिन उठाए और पूरा सब्जेक्ट्स पढ़ने लगे, क्योंकि मेडिसिन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसीलिए आपको कुछ टॉपिक्स जो आपके वीक हैं उस पर फोकस करना है। टॉपर्स यही तो करते हैं, वो सबसे पहले अपना प्रॉब्लम जो है वो फिक्स करते हैं, ठीक है? जैसे आपका प्रॉब्लम क्या है, जो क्वेश्चंस गलत हुए वो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो वो आपका प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको उसे फिक्स करना है ना। सारा सब्जेक्ट पढ़ने का क्या जरूरत है, जितने भी टॉपिक गलत हुए वो पढ़िए। तो एज सिंपल एज दैट, आपको यही करना है। मेरे प्रिपरेशन का एक बिगेस्ट लेसन ये था कि मुझे पता चला कि जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो करेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं ये रॉन्ग क्वेश्चंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता था। पहला कैटेगरी नॉलेज गैप, जहां मुझे क्वेश्चंस का ही पता नहीं होता था कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो उसके लिए मैं उस टॉपिक को पढ़ता था। दूसरा कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो आपको पता है कि इस टॉपिक से है और ये पूछ रहा है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, जिसके कारण कि क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तीसरा सिली मिस्टेक, जैसे टाइम कम होता है तो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करने लग जाते हैं, उसमें सिली मिस्टेक हो जाता है। और कभी कभी आप लॉजिक लगा के अपना ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो तो आपका लॉजिक गलत हो जाता है। तो उसमें आपको देखना है कि आपने जो लॉजिक लगाया था वो क्यों गलत हुआ और सही लॉजिक क्या है। और चौथा, गेस्ट क्वेश्चन जो किए थे वो गलत हो गया, तो आपको देखना है कि मैंने जो गेस किया उसमें से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। जब आप अगली बार जीटी दो तो आपको पता हो कि मैंने ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट से सोचा था, गेस किया था, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है? तो वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। एनालिसिस करने का यही मेन रीजन होता है कि अगर आप इस जीटी में एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ तो आपको वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका वो गलत हो रहा है तो आपको जीटी देने से ज़्यादा आपको एनालिसिस करने का ज़रूरत है। कभी नोटिस किए होंगे आप कि कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद हमें एंजाइटी होने लगता है। हम उस क्वेश्चन पे 2-4 मिनट ज़्यादा दे देते हैं, फिर सोचते हैं कि टाइम कम बचा है और जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं और सारा क्वेश्चन जो आ रहा है मुझे वो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसका इम्प्रूवमेंट के लिए आपको एग्ज़ाम टेम्परामेंट इम्प्रूव करना होगा। आपको सोचना होगा कि मैं एक रियल एग्ज़ाम दे रहा हूँ, फाइनल एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और उसी की तरह आपको एनवायरनमेंट बनाना होगा और उसी की तरह आपको 3 घंटे लगातार बैठना होगा और फिर जीटी देना होगा, ठीक है? और आपको ये भी सीखना होगा कि किस टॉपिक पे, किस क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है। जब आप ये सारे मिस्टेक फिक्स कर लेते हो
तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि रैंक इंप्रूव हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आज आपने ये सारे प्रॉब्लम फिक्स किया और अगले दिन आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप हर जीटी के बाद कुछ वीक टॉपिक या जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे नोट करिए और 2-3 जीटी तक आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स करिए, फिर उसके बाद देखिए कि आपका रैंक जरूर इंप्रूव होगा। तो अगर आज के वीडियो से अगर एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि हमें खुद को इम्प्रूव करना है, तभी हमारा स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। हमें खुद प्लान बनाना है, खुद का प्लान पे फोकस रखना है, ना ही डेविएट होना है और ना ही किए हुए मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट करना है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।